नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा। स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां, सफलता की प्रेरणादायक कहानियां और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। अब खबर विस्तार से। गर्मा लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन से बेहतर उपज और अधिक मुनाफा। बायोफ्लॉस्क तकनीक से कम पानी में अधिक उत्पादन, मछली पालन बना लाभकारी विकल्प। अग्निभूषण ने समेकित कृषि प्रणाली से बदली तस्वीर, जलवायु चुनौतियों के बीच कायम की आत्मनिर्भरता की मिसाल। जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम के इस दौर में खेती को सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में पिछले दिनों कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक विकल्प अपनाएं। लगातार कृषि को कैसे फायदे का, किसान कैसे अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उस पर लगातार काम कर रही है सरकार। तो वर्मी कंपोस्ट, चूंकि रासायनिक खादों का बहुत उपयोग हुआ है, रासायनिक खाद से कई जगह जमीनें बंजर होने की स्थिति हो गई है, तो अब वर्मी कंपोस्ट के ऊपर सरकार का पूरा फोकस है। और जो युवा जुड़ेंगे तो आने वाला भविष्य का जो खेती होगा वर्मी पर आधारित होगा। जो कठिनाइयाँ पेस्टिसाइड्स के कारण, केमिकल्स के कारण कठिनाइयाँ आ रही है, वह आगे न बढ़े, उसको रोका जा सके, उस पर सरकार काम कर रही है। बच्चों को 10 दिन का प्रशिक्षण यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में मिला है। किसान भाइयों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम है। इस मौसम में सब्जियां खासकर करेला, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू जैसी लत्तर वर्गीय सब्जियों में कीट व्याधियों का आक्रमण होता है। किसान भाई सब्जी की फसल को कीट व्याधियों से बचाकर अच्छा उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। इस समय फसल की सही देखभाल नहीं की गई तो कीटों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। लतर वाली सब्जियों में रस चूसक कीट और अन्य हानिकारक कीट तेजी से फैलते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और भरवार रुक जाती है। ऐसे में समय पर कीट प्रबंधन बेहद ही ज़रूरी है। किसान भाई फसल को सुरक्षित रखने के लिए अनुशंसित मात्रा में इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव अवश्य करें। लत्तर वर्गीय सब्जियां जैसे करेला हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी, नेनुआ, कद्दू जो भी लगाए हैं, तो अभी ये ध्यान रखें कि गर्मी का समय आ गया है और जब हमारी फसल भी बढ़वार की स्थिति में है, तो अभी कीट व्याधियों से बहुत पौधे को सुरक्षित रखना है। नहीं तो जो हमारे कीट जो लगते हैं वो पूरे पौधे को खा करके, पत्तियों को खा करके बिल्कुल जालीदार बना देते हैं। तो इस कीट को नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके हर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। हाल के वर्षों में मछली पालन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। सीमित जल स्रोतों और भूमि के उपयोग में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की आवश्यकता ने बायोफ्लॉस्क तकनीक को लोकप्रिय बनाया है। यह तकनीक खासकर उन किसानों और युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो कम संसाधनों में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। दरअसल बायोफ्लॉस्क एक नवीनतम और टिकाऊ मछली पालन तकनीक है, जिसमें जल में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को प्रोटीन युक्त फीड में बदल दिया जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता बनी रहती है और बार बार पानी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आधुनिक तरीके से जो चर्चा चल रही है पूरे भारतवर्ष में और बिहार में भी कि बायोफ्लॉस्क तकनीक से जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है वो भी मछली पालन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे एक टैंक है 10 बाई 10 का, यानी 10,000 लीटर पानी की टैंक कैपेसिटी का है। ये कोई भी किसान जिनके पास ज़मीन है अपने घर के आगे या घर के पीछे लगा के मछली पालन कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि साल में कम से कम 3 क्रॉप आप ले सकते हैं। एक बार में अगर इसकी
प्रोडक्शन की बात करूं तो 3 से 4 क्विंटल मछली निकलती है। किसान भाई परंपरागत फसलों के साथ फलों की खेती करने में भी बेहतर लाभ कमा सकते हैं। इनमें से एक है अमरूद। अमरूद की खेती की खास बात यह है कि इसकी खेती साल में 2 बार की जा सकती है। इस तरह एक बार इसकी अच्छी किस्म का चुनाव करके इससे 30 साल तक मुनाफा कमाया जा सकता है। इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललित एवं श्वेता अमरूद के उन्नत प्रभेद है, जिसकी खेती किसान भाई को अधिक मुनाफा दिला सकती है। उद्यानिक फसलों में हमारे वैशाली जिला के लिए केला, आम, लीची एवं अमरूद प्रमुख रूप से इसमें यहाँ खेती की जाती है। और खासकर अमरूद, जिस पर हमारे पुराने ज़माने में लोग किसान उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज वो एक तरह से प्रॉफिटेबल फ्रूट्स हो गया। किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्र खेती को आसान और लाभकारी बना रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं माउंट हेरो कृषि यंत्र की। यह यंत्र विशेष रूप से फसलों की कतारों के बीच गुड़ाई करने, मिट्टी को भुरभुरा बनाने और खरपतवार हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउंट हेरो के प्रयोग के समय और श्रम की बचत होती है, साथ ही फसल की जड़ों तक हवा और नमी का संचार बेहतर ढंग से होता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां पारंपरिक खेती कई चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं कुछ प्रगतिशील किसान नवाचार के जरिए नई मिसाल कायम कर रहे हैं। राजधानी पटना के ग्राम चैनपुर के किसान अग्निभूषण कुमार ने समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर न केवल अपनी आय बढ़ाई है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हैं। पटना जिले के चैनपुर गांव में फैली यह हरियाली सिर्फ खेती नहीं बल्कि सोच में बदलाव की कहानी कहती है। प्रगतिशील किसान अग्निभूषण कुमार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया। इसके साथ ही आम और चंदन जैसे दीर्घकालिक एवं लाभकारी वृक्षों को भी शामिल किया गया है, जो भविष्य में स्थायी आय का मजबूत आधार बनेंगे। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के थोक सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर। तीखी धूप रहेगी, तेज हवाएं चलेंगी और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए खड़ी फसलों एवं सब्जियों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। आज के कृषि समाचार में आपने जाना सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव और आज के मौसम के हाल के बारे में। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और कृषि जगत से जुड़ी हुई एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योति सिन्हा आपके साथ। दर्शकों, आज हम मुर्गियों के ग्रीष्मकालीन प्रबंधन विषय पर चर्चा करेंगे। गर्मी के मौसम में एक और जहां मनुष्यों को काफी परेशानियों को झेलना पड़ता है, तो वहीं इसका असर मुर्गियों पर भी दिखता है। मुर्गियों के उत्पादन और मृत्यु दर में इसका खास असर देखने को मिलता है।
इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा। स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है मुर्गियों का ग्रीष्मकालीन प्रबंधन। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से एक और जहां मनुष्यों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, तो वहीं मुर्गियों पर भी इसका खास असर देखने को मिलता है। मुर्गियों की सेहत पर, उत्पादन पर और मृत्यु दर पर इसका असर दिखता है। लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरीय वैज्ञानिक, बिहार वेटनरी कॉलेज, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, हम जानना चाहेंगे कि मुर्गियों के ग्रीष्मकालीन प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रीष्मकालीन प्रबंधन होता क्या है? ग्रीष्मकालीन प्रबंधन मुर्गियों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मियाँ आती जा रही हैं, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रात के समय बहुत ज़्यादा तापमान रहता है। तो मुर्गियों में अगर ग्रीष्मकालीन प्रबंधन में क्या होता है, मुर्गियाँ दाना कम खाना शुरू कर देती हैं, उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और चूँकि दाना कम खाती हैं, उन्हें पोषण कम मिलता है, तो इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी और पोषण कम होने का एक दूसरा उनके उत्पादन के ऊपर बहुत असर पड़ता है, जैसे कि उनका अंडा उत्पादन कम हो जाएगा, या जो मांस की वृद्धि दर है वो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम अच्छे से प्रबंधन नहीं करते हैं, तो हमारी मुर्गियों में मृत्यु दर भी ज़्यादा हो सकती है, और हमारे जो किसान भाई हैं अमूमन आय के लिए ही उनको पालते हैं। तो यदि मृत्यु दर होती है या फिर उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, अंडा उत्पादन गिर जाता है, तो उनकी आय में कमी हो जाती है। इसलिए मुर्गियों का, हमारे किसान भाइयों का जो गर्मियों में जो ग्रीष्मकालीन प्रबंधन है मुर्गियों का, वो बहुत ही आवश्यक है। सर, आपने बताया जैसे कि मुर्गियों में ग्रीष्मकालीन प्रबंधन क्या है, लेकिन अगर हम बात करें हीट स्ट्रेस की, तो ये क्या है और गर्मी के बढ़ने की वजह से मुर्गियों की मृत्यु दर क्यों बढ़ जाती है? जी बिल्कुल। हीट स्ट्रेस, इसको हम कह सकते हैं कि तनाव, ऐसा तनाव जो गर्मी की वजह से पैदा होता है। तो गर्मी की वजह से तनाव क्यों पैदा होता है? जब मुर्गियां जो हैं, या उनका जो शरीर है, जो उनका तंत्र है शरीर का, वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, या वो फेल कर जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और जैसा मैंने बताया कि उनको भूख कम लगती है, तो खाना कम खाते हैं, तो इसका सीधे-सीधे नकारात्मक प्रभाव जो है अंडों के उत्पादन या मांस वृद्धि के ऊपर पड़ता है। तो हीट स्ट्रेस क्या है कि जब एक ऐसी अवस्था, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, या हमारी जो मुर्गियाँ हैं, वो उनका जो शरीर है, उनका जो तंत्र है, शारीरिक तंत्र है, वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और ऐसी अवस्था में जो नकारात्मक प्रभाव होता है शरीर के ऊपर, उसको हीट स्ट्रेस कहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हीट स्ट्रेस जो है, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से मृत्यु दर भी बढ़ती है। लेकिन अगर बात करें कि फीडिंग की, तो कौन सा वो समय है जिसमें मुर्गियों का जो है दाना देना चाहिए, और इसका खास असर क्यों पड़ता है? हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें सर। जी बिल्कुल, ये बहुत ही हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन में उनका आहार प्रबंधन कैसे किया जाए, ताकि वो उनको पोषण भी पूरा मिलता रहे, और हमारी जो मुर्गियां हैं उनका ग्रोथ, उनका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा बना रहे। इसमें मुख्यतः इस बात का ध्यान देना होता है कि चूँकि हीट स्ट्रेस की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है, चूँकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि तनाव की वजह से मुर्गियाँ का दाना कम खाती हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि उनको एनर्जी डिफिशिएंट, मतलब कि कम एनर्जी वाला, जैसे कम मक्का वाला दाना खिलाना चाहिए। इसके अलावा फैट का परसेंटेज 1 से 2% फैट का कंपोनेंट उसमें बढ़ा देना चाहिए उस दाने में। इसके अलावा जो खाने का टाइमिंग है, बेसिकली हम इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि सुबह 6 से 9 को, और शाम को 5 से 7 बजे का जो समय होता है, मतलब जब टेम्परेचर, जो वातावरण का जो तापमान है वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो उस समय यदि हमारे किसान भाई फीडिंग कराते हैं, तो मुर्गियां दाना ज़्यादा, तो दिन भर का जितना उनको खाना होता है वो खा लेती हैं उसको। इसके अलावा दिन भर आहार में पानी भी आता है, तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि दिन भर जितना पानी एडलिब अवेलेबल हो सके, और ठंडा साफ पानी वो मुर्गियों के लिए अवेलेबल रहे पीने के लिए, क्योंकि पानी मुख्य रूप से तनाव को कम करता है। उसको ऐसा माना है कि ये स्ट्रेस रिलीफ करता है। तो साफ, स्वच्छ और शीतल जल मुर्गियों को हमेशा उनके मतलब उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो तनाव को आउट परफॉर्म कर सकें उस स्थिति में भी। विटामिन सी और विटामिन ई की अगर हम बात करें सर, तो मुर्गियों को ये विटामिन देना क्यों जरूरी होता है और इससे क्या फायदे होते हैं? विटामिन सी और विटामिन ई मुर्गियों के आहार में दिए जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं।
विटामिन सी मुख्य रूप से आपने भी देखा होगा कि जो मानव शरीर या कोई भी पशु है तो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब गर्मी का समय होता है तो खान पान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मुर्गियों का, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। और चूंकि आजकल की मुर्गियां बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हैं, बहुत जल्दी से वेट गेन करना होता है, उनको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अंडे देने होते हैं, तो उनकी ये सारा का सारा जो है ना उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर। तो गर्मी में जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है वातावरण का, तो उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होने लगती है, और इस स्थिति से बचने के लिए विटामिन सी दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, उनकी इम्यूनिटी सुधर सके, ताकि वो बीमार कम पड़े और मोर्टेलिटी ना हो, मृत्यु दर उनकी कम बनी रहे। इसके अलावा जब हम विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई उनके तनाव को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इसके कंपोजिशंस आते हैं जो दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो तनाव डेवलप होता है शरीर में, वो उसको काउंटर करता है, उनके तनाव को कम करता है। जब ये तनाव कम होगा और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी तो मुर्गियों में मृत्यु दर भी कम रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे रह सकेंगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि मुर्गियों को शीतल और स्वच्छ जल जो है वही बचा सकता है इस गर्मी में, लेकिन अगर बात करें वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन क्यों जरूरी है और इससे क्या लाभ मिलता है? वेंटिलेशन मुर्गी फार्म, जो भी हमारे किसान भाई मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो बहुत इससे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि उनको जब भी एडवाइस किया जाता है कि अब उनका जो मकान, उनका शेड बनाएंगे उसमें वेंटिलेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वेंटिलेशन क्या करता है बेसिकली कि उसमें उनको रिकमेंड किया जाता है कि 10 जो उसकी हाइट है उसके सेट की कम से कम 10 से 12 फीट होनी चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होने, कर्टन्स अच्छे से लगे होने चाहिए ताकि हवा का प्रवाह जो है पूरे सेट में बहुत एक जैसा हो, बहुत आराम से हो। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि देखिए दिन के समय बहुत ज़्यादा लू लपट चलता है, तो कर्टन्स होने चाहिए ताकि सीधे सीधे हवा फार्म के भीतर ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुर्गियां जो है हाँफना शुरू कर देंगी, उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगे तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन और इसी तरह से जब शाम का समय हो या रात के समय आप कर्टन को उठा सकते हैं, इससे क्या होता है कि जो बाहर की ठंडी हवा है वो भीतर आ रही है। वेंटिलेशन का एक बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो हमारे किसान भाई हैं जो डीप लिटर सिस्टम में मुर्गियों को पालते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जो इनका बीट होता है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, और जहाँ से मॉइस्चर यदि कंटेंट होता है तो वो टूट करके अमोनिया बनाना शुरू कर देता है, और यदि वेंटिलेशन नहीं है तो वो अमोनिया थोड़ी हैवी, थोड़ी सी भारी गैस होती है, तो वो उसी एक नीचे के लेवल पे वो अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करती है। वेंटिलेशन अगर नहीं होगा तो वो जो अमोनिया है वो सीधे सीधे मुर्गियों के श्वास के थ्रू उनके फेफड़ों में जाएगी, और ये उनके ग्रोथ के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव करता है, तो उनका ग्रोथ रुक जाता है, और तो अंडा उत्पादन भी कम होगा, और जो मांस वाली मुर्गियां हैं उनका ग्रोथ बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो इसलिए वेंटिलेशन को बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है। तो इस चीज़ के लिए हमारे किसान भाइयों को जो भी शेड है वो बहुत ही वेंटिलेटेड बनवाना चाहिए, और इसके अलावा कर्टन्स की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा लू लपट का टाइम चल रहा हो, बहुत गर्मी हो, तो उस समय कर्टन्स गिरा देने चाहिए। इसके अलावा जैसे ही वो शाम का समय आता है या सुबह के समय में, रात के समय में कर्टन्स को उठा दें ताकि बाहर का ठंडी हवा जो है पूरे शेड के भीतर प्रवाहित होते रहे। जो विषैली ऐसी गैसें हैं जिनसे उनके ग्रोथ के ऊपर, उनके प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वो उसको उनको वहाँ से जल्दी जल्दी हटा सकें। तो इससे अगर हमारे किसान भाई अगर वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखते हैं अपने शेड के भीतर, तो उनका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा रहेगा, और ग्रोथ अच्छा रहेगा तो उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, उनकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। ग्रीष्मकालीन प्रबंधन में अगर हम बात करें सर शेड निर्माण की, तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हम मुर्गियों को बचा सकें? शेड निर्माण या आवास निर्माण मुर्गी पालन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आवास को, मुर्गियों का आवास अमूमन हम रेकमेंड करते हैं कि ईस्ट वेस्ट दिशा में होना चाहिए, पूर्व पश्चिम दिशा में होना, ताकि सीधे सीधे धूप मतलब मुर्गियों के शेड के भीतर ना जाए। इसी तरह से जो अमूमन हमारे क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की तरह हवाएं चलती हैं तो सीधे सीधे मुर्गी शेड के भीतर है, तो हमारी जो मुर्गियां हैं ना, जो बाहर का तापमान है उससे कम से कम प्रभावित रहती हैं। इसके अलावा आवास निर्माण के समय जो आवास में जब हम व्यवस्था करते हैं तो गर्मी ऋतु में जो शेड है, अमूमन एस्बेस्टस के जो शेड होते हैं या लोहे के टीन शेड को तो हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई एस्बेस्टस का शेड यूज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर पुआल डाल सकते हैं। भीतर ऐसे ऐसे पेंट आते हैं जिनको पेंट करने से भीतर जो शेड के भीतर का तापमान है वो कम से कम 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो मुर्गी पालक भाई हैं वो फॉगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो शेड के भीतर है। फॉगर्स के इस्तेमाल करने से क्या होता है, जब बहुत हाई पीक का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है शेड के भीतर, फॉगर उस समय ऑटोमेटिकली रन करते हैं और इससे टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अचानक कम हो जाता है, तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है मुर्गियों को।
इसके अलावा जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे किसान भाइयों को हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 दिन इलेक्ट्रोलाइट अल्टरनेट डे पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार मतलब हर 2 दिन पे या 3 दिन पे एक बार इलेक्ट्रोलाइट्स को पीने के लिए देना चाहिए, पानी के साथ देना चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी मुर्गियों को गर्मी से लड़ने में बहुत आसानी मिलती है, उनके ऊपर हीट स्ट्रेस का कम से कम प्रभाव होता है, उनका प्रोडक्शन मेंटेन रहता है और हमारे किसान भाइयों को नुकसान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर आप अपनी खेतीबाड़ी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन योजनाओं पर बनी हुई एक शॉर्ट फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आपने देखा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर बनी हुई शॉर्ट फिल्म। आज के अंक में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।